नमस्कार। पीकेएस बिजनेस इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 लेबर बिल्स के ऊपर जो संसद में पारित हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, फिर हम देखेंगे कि क्या हुआ और जो ये बिल पास हुए हैं उनके हम सैलिएंट फीचर्स पे डिस्कस करेंगे। फिर हम अपनी एनालिसिस करेंगे एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद हम कुछ टिप्स देंगे एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर्स को। तो बैकग्राउंड ये है कि जो लेबर रिलेटेड लॉज हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन पे कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी अपने कानून बना सकती हैं। अभी आप किसी भी कंपनी में अगर आप जाइए तो वहाँ पे तरह तरह के आपको कानून लिखे हुए दिखेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट, दिस एक्ट, दैट एक्ट, ठीक है। तो 2002 में नेशनल कमीशन ऑन लेबर उसने सरकार को रेकमेंड किया कि ये जो इतने सारे जो कानून हैं उनको आप सिंप्लीफाई करिए। जैसे कि लगभग 29 सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल हैं और करीब बिल मतलब एक्ट, और लगभग करीब 100 स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट हैं। तो 2002 से सरकार ने उन पे काम करना शुरू करा। फिर जो वो तरह तरह के जो एक्ट थे उनको 4 कोड्स में सबस्यूम कर दिया गया है। और वो 4 कोड कौन से हैं हम अपने सिंपल भाषा में बोलेंगे WISH। W जो है वो वेजेस, I का मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस, S सोशल सिक्योरिटी, H हम लेंगे हेल्थ से जो OSH बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये हम अपने डिस्कशन के लिए सिंपल भाषा में WISH बोलेंगे। तो हुआ ये कि ये 4 कानून, 4 जो कोड बने हैं और इसमें जो सारे जो एक्ट थे वो सबस्यूम हो गए। मतलब ये कि अब अगर आप किसी कंपनी में जाइए तो जो कंप्लायंस ऑफिसर है HR डिपार्टमेंट का या एडमिन डिपार्टमेंट का, उसको तरह तरह के एक्ट नहीं देखने पड़ेंगे। अब वो बस केवल ये 4 कोड पढ़ेगा और इन 4 कोड को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये तो पृष्ठभूमि हुई। अब 2019 में वेजेस एक्ट वो NDA गवर्नमेंट ने पारित कर दिया था और वो कानून में परिवर्तित हो चुका है। अभी जब इस सत्र में हमारी संसद बैठी तो उन्होंने जो 3 बाकी जो बिल थे उनको संसद में लेके आया गया और उनको पारित कराया गया है। तीनों बिल पारित हो गए हैं और ये 3 बिल जो हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड हैं, सोशल सिक्योरिटी से और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हैं। अब आप पूछेंगे कि ये 3 बिल 2019 में क्यों नहीं पारित हुए थे। तो हुआ ये था, 2019 में ये 3 बिल स्टैंडिंग कमेटी होती हैं पार्लियामेंट की, उनके पास भेज दिए गए थे व्यापक समीक्षा के लिए। तो समीक्षा हुई, फिर दोबारा वो बिल जो है 2020 में लोकसभा में पारित हुए हैं, फिर राज्यसभा में पारित हुए हैं। अब वो
प्रेसिडेंट महोदय को भेजे जाएंगे कानून बनाने हेतु। तो ये 4 बिल जो है ना पारित हो चुके हैं, ऐसा हुआ है। अब हम एक एक बिल लेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या हुआ। जो वेजेस एक्ट है उसमें एक ये बात निकल के आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड मिनिमम वेज सेट करेगी और उसके हिसाब से ही रीजनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर मिनिमम वेजेस फिक्स करे जाएंगे वेजेस एक्ट में। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट में क्या हुआ है कि अभी तक जो जिस कंपनी में 100 एम्प्लाई होते थे, अगर उसको रिट्रेंचमेंट करना है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी होती थी एम्प्लॉयर को। अब सरकार ने बोला है कि नहीं, ये 100 से हम जो है ना 300 एम्प्लाई की कंडीशन कर रहे हैं। और जो समय समय पर जो हड़ताल हो जाया करती थी उसके लिए थोड़े से कानून कड़े करे गए हैं। सोशल सिक्योरिटी में क्या करा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को सोशल नेट में लिया गया है। ईएसआईसी अब लगभग सारे वर्कर्स के ऊपर लागू होगी। सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की बात कही गई है और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन बनाने की बात कही गई है। और जो ओएसएच है, ओएसएच में कहा गया है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का साल में एक बार मेडिकल टेस्ट करवाएगी। कैंटीन होनी चाहिए, क्रैश होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इन चारों कोड्स में लाई गई है। और एक जो कॉमन जो चेंज आया है वो ये आया है कि अब हम इंस्पेक्टर की बजाय इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोलेंगे। जो लेबर इंस्पेक्टर होते थे उनको हम अब केवल इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोलेंगे। और सोशल सिक्योरिटी वाले में ये जो हमारे जो गिग वर्कर होते हैं, गिग वर्कर को सिंपल भाषा में हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, जो स्विगी वाले हुए, जोमेटो वाले हुए, ओला, उबेर, यहाँ तक कि कोई अगर वेबसाइट पे काम कर रहा है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लिख रहा है किसी एम्प्लॉयर के लिए, तो उनको भी सरकार सोशल सिक्योरिटी में लेके आई है। और जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का एक फंड भी बनेगा। और हर एम्प्लॉयर को अब अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। तो इस तरह करके सरकार ने वो जो लगभग 29 जो एक्ट थे उन सबको 4 कोड में सबस्यूम कर दिया। सबस्यूम कर दिया का मतलब है कि अब वो जो भी 29 एक्ट थे वो सारे के सारे अब 4 कोड में पढ़े जाएंगे। तो ये तो हुई थोड़ी सी मोटी मोटी बातें जो ये 4 कोड्स में लाई गई हैं। अब
इसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में है और एम्प्लॉयर को फ्री हैंड दिया गया है। तो जो हमारी एनालिसिस है, हमारी एनालिसिस के हिसाब से ये चारों कोड बैलेंस्ड हैं। एम्प्लॉयज़ को कुछ दिया गया है तो एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कंडीशंस भी कड़ी करी गई हैं। एम्प्लॉयर्स को अगर थोड़ी बहुत कहीं छूट दी गई है तो उनके ऊपर भी थोड़े से भार डाले गए हैं। तो हमारा जो विश्लेषण है, हमारे विश्लेषण के हिसाब से ये चारों कोड एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ठीक हैं। अब हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे दोनों तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से भी और एम्प्लॉयर की तरफ से। पहले हम एम्प्लॉय की बात लेंगे। जो एम्प्लॉय है या जो ट्रेड यूनियन है वो कह रही हैं कि अब उनको हड़ताल करने का जो उनका प्राविधान था उस पर अंकुश लगाए गए हैं और एम्प्लॉयर्स को फ्री हैंड दिया गया है। तो हम एक न्यूट्रल वे में रहते हुए अपनी बात कहेंगे। देखिए, जो हमारा नेचर ऑफ वर्क है वो बदल रहा है। सबसे पहले कृषि पे काम होता था, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद कंप्यूटर्स का ज़माना आया। तो ये 3 ज़माने हो गए। अब जो आजकल का जो ज़माना चल रहा है वो रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ड्रोन्स का, एनालिटिक्स का, ये ज़माना चल रहा है। अब आप पूछेंगे इसका इन कानून से क्या मतलब है? इन कानून से मतलब है आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले एक वर्कर कंपनी में जब जाता था, फैक्ट्री में जब जाता था, तो वो एक उसको काम दिया जाता था और वो लगभग 30-35 साल तक लगभग वही काम किया करता था। लेकिन जैसा हमने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, उसके बाद कंप्यूटर्स आए और आजकल का जो ज़माना है उसमें मल्टीपल स्किल्स की ज़रूरत है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एम्प्लॉय को या वर्कर को केवल एक ही चीज़ मालूम हो। उसको मल्टीपल स्किल्स, मतलब वो ये भी काम कर सके, कोई दूसरा काम दिया जाए वो भी काम कर सके, वो उसे पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे एक जानने वाले हैं, वो एक 2 व्हीलर डीलर के यहाँ पर मैकेनिक का काम करते हैं। तो उन्होंने बताया हमें कि सर, हम मैकेनिक का काम करते हैं लेकिन अब तो कंप्यूटर के थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं। फिर हमें क्या उस 2 व्हीलर में फॉल्ट है वो थोड़ा सा कंप्यूटर हमें बताता है, थोड़ी सी हम अपनी अकल लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ठीक कर देते हैं स्कूटर को। तो देखिए क्या हुआ, वो अब मैन और मशीन दोनों साथ में आ रही हैं। और जब मैन और मशीन दोनों साथ में आ रही हैं तो जो हमारा एम्प्लॉय है, जो हमारा वर्कर है, उसको अपनी स्किल को ठीक रखना पड़ेगा
और मल्टीपल स्किल्स अपने अंदर लानी पड़ेंगी। हाँ, ये जो हमारे कोड आए हैं इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्राविधान किया गया है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि एम्प्लॉय या वर्कर के माइंड में ये होता है कि हम एक कंपनी में गए तो हमारी जॉब हमेशा के लिए परमानेंट हो गई। सरकारी कंपनी का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कोई भी जॉब परमानेंट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी में जॉब आपकी कल तक ही सुरक्षित थी। आज आप जब जा रहे हैं काम करने तो पता नहीं आज शाम को आपका बॉस क्या बोलेगा। और ये छोटी कंपनी हो, मंझोली कंपनी हो, एमएनसी कंपनी हो, वो सबके लिए लागू है। हाँ, इसमें जो हमारे जो 4 कोड आए हैं उसमें अभी तक 2 तरह के एम्प्लॉयमेंट होते थे। एक तो परमानेंट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा एक सरकार नए तरह का एक एम्प्लॉयमेंट लेके आ रही है जिसको फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि एम्प्लॉय को जो परमानेंट एम्प्लॉय वाली जो सहूलियतें हैं वो दी जाएंगी। तो जो हम ये बात कर रहे थे कि मल्टीपल स्किल्स की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को और कोई भी जॉब परमानेंट नहीं है। नंबर 3, इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है कि एम्प्लॉय की जॉब को तो छोड़िए, कंपनी आज के 2 साल बाद, 5 साल बाद रहेगी या नहीं रहेगी, या उसमें क्या परिवर्तन होंगे, कंपनियां नहीं कह सकती हैं। तो इन तीनों बातों का निचोड़ अगर ये देखिए, ये निकल के आता है कि एम्प्लॉय या वर्कर को अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए और उसको ये सोचना चाहिए कि आज वो काम पे जा रहा है, अच्छा सा काम करके आएगा, कल का भाई नहीं पता है। ये थोड़ा सा कड़वा है लेकिन यही सत्य है। और अगर इस सत्य को हम लेके चलेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। और एम्प्लॉय को अब एम्प्लॉयर के साथ एक बिजनेस पार्टनर की तरह से चलना चाहिए। एम्प्लॉय अपनी स्किल्स को सेल कर रहा है और उसके उसे पैसे मिल रहे हैं। ये तो हुई बात एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम एम्प्लॉयर पे आते हैं। देखा यह जाता है कि एम्प्लॉयर्स जो ये कानून बनते हैं उसमें वो कानून को ज़्यादा पढ़ता है, उसकी स्पिरिट को ध्यान में नहीं रखता है। तो हमारा तो एम्प्लॉयर्स के लिए कहना है कि आप कानून भी पढ़िए और उससे ज़्यादा उसकी स्पिरिट, उस पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने एम्प्लॉय को अच्छी तरह रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो वो अच्छा काम करेगा ही करेगा। और जो कंपनियां सोचती हैं कि नहीं, हम तो कानूनी दांव पेच करके एम्प्लॉय से ज़्यादा काम निकलवा लेंगे, कम से कम पैसे देंगे, या जो उसकी जो नियत जो तनख्वाह है या जो और जो उसकी सहूलियतें हैं वो हम नहीं देंगे,
तो हम प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, ये सोचना बिल्कुल गलत है। कोई छोटी से छोटी भी कंपनी हो, अगर उसको अच्छा बनना है तो उसको अपने कस्टमर और क्लाइंट से भी ज़्यादा अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, अल्टीमेटली आपका एम्प्लॉय ही कस्टमर के साथ इंटरफेस करता है, आपका एम्प्लॉय ही क्लाइंट के साथ इंटरफेस करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एम्प्लॉय होता है वो 15 दिन के अंदर समझ जाता है कि उसका एम्प्लॉयर कैसा है। अब आप ये पूछोगे सर तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि आप ये 4 कोड जो आए हैं उनको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाइए, अपनी टीम बनाइए जिसमें एचआर के लोग हों, एडमिन के लोग हों, कंपनी सेक्रेटरी हो, टॉप मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हों, और जो यूनियंस अगर हैं आपके यहाँ पर यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव हों, कुछ एम्प्लॉयज़ हों, कुछ आप जो है ना थर्ड पार्टी भी अगर रिप्रेजेंटेटिव लाना चाहें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह करके एक आप डाइवर्सिफाइड एक ग्रुप बनाइए और ये चारों जो कोड हैं उनका अध्ययन करिए और देखिए कि कौन कौन से कानून में फेरबदल हुए हैं और उनको आप अपनी कंपनी में किस तरह से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि ये तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन से रिलेटेड कानून है। इससे भी ऊपर एक चीज़ होती है, हमारी कंपनीज के मिशन विज़न और वैल्यूज़ क्या हैं। तो आप अपनी कंपनी के मिशन को देखिए, विज़न को देखिए और वैल्यूज़ को देखिए। अगर अभी तक आपने नहीं बना रखी हैं तो आप बनाइए उनको। अपनी कंपनी का पर्पस डिफाइन करिए। नॉर्मली अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर से बात करो और उससे पूछो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर बिजनेस, तो पेट आंसर ये आता है कि टू मेक मनी। ये गलत है। पर्पस ऑफ बिजनेस ये होता है कि आप किसी एक नीड को फुलफिल कर रहे हैं थ्रू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, और जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक बाई प्रोडक्ट होता है। अब आप कहोगे तो फिलॉसफी की बात है। हाँ, ये फिलॉसफी की बात है, लेकिन ये फिलॉसफी ही अच्छी कंपनीज के लिए स्तंभ बनता है। जब कंपनी अच्छे समय से निकल रही होती है तब तो कोई बात नहीं है, अच्छा समय तो हर आदमी गुजार लेता है, हर कंपनी निकाल लेती है। लेकिन जब बुरा समय आता है तब ये जो फिलॉसफी जिसको बोल रहे हैं आप, ये उसके लिए एंकर का काम करते हैं, ये उसको दिशा देते हैं। तो आप अपनी कंपनी के मिशन विज़न और वैल्यूज़ को बनाइए, और अगर बने हुए हैं तो दोबारा उनको देखिए और फिर ये देखिए कि ये जो 4 कोड हैं आप अपनी कंपनी में किस तरह से उनको लागू करवा रहे हैं, और कानून से ज़्यादा उसकी स्पिरिट पे ध्यान दीजिए। सिंपल शब्दों में एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हमारा कुछ काम था, कुछ टाइपिंग का काम था। दिल्ली में गए हुए थे हम, पहाड़गंज एरिया में हम किसी टाइपिस्ट के पास गए। वहाँ पर एक टाइपिस्ट था और एक ओनर था। जब वो टाइपिस्ट हमारे पेपर टाइप कर रहा था तो मैं वहीं बगल में बैठा था। मैंने देखा कि उसका ओनर, अब उसको कंपनी कहिए, टाइपिंग की दुकान कहिए,
जो भी कहिए। उसका ओनर इज्जत के साथ एक ट्रे में पानी लेके आया और उसने अपने एम्प्लॉय को दिया आके। ये रही एक बात। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्कर्स और टॉप मैनेजमेंट के बीच में झगड़े होते हैं। तो ये हमने छोटा सा एग्जांपल ये दिया कि आपकी नीयत वो परिलक्षित होती है आप जब अपनी कंपनी चलाते हैं। बहुत बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट के शब्द, अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती कंपनी चलाने में। जब आप एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय मान के चलेंगे, उसको रोबोट नहीं मानेंगे, उसको केवल रिसोर्स नहीं मानेंगे, तो एम्प्लॉय को दिखेगी वो चीज़ और एम्प्लॉय आपके साथ अच्छा काम करेगा। तो आप अपने वैल्यूज़, मिशन, विज़न को देखिए और ये चारों कोड जो आए हैं इनको अपनी कंपनी में जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवाइए और एम्प्लॉयज़ को साथ में लेके। क्योंकि हमारा ये मानना है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये एक रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप कानूनबाजी से नहीं सस्टेन होती हैं। ये जो कोड बने हैं, कानून बनते हैं, ये ठीक है, ये एक हाई लेवल गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो उसके अंदर जो कानून में जो जान फूंकता है वो हमारी नीयत फूंकती है कानून में जान। और रिसर्च के बाद रिसर्च बताते हैं कि जो भी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती हैं, चाहे उनका वेजेस का हो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हो, सोशल सिक्योरिटी का हो, हेल्थ रिलेटेड हो, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका ओवरऑल प्रॉफिट बाकी कंपनियों से अच्छा ही रहता है। तो हम अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे। आप को हमारा एपिसोड कैसा लगा आप लिखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों में बताइए और कमेंट लिखिए। जैसे आपके कमेंट आएंगे हम उनके ऊपर जवाब देंगे या अगले एपिसोड हम आपके कमेंट्स के हिसाब से तैयार करेंगे। धन्यवाद।